नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सत्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले आप जानते हैं क्या है सत्ते पे सत्ता, 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने आज एक हाई लेवल मीटिंग करके जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा की, आतंक के खिलाफ पूरी ताकत के साथ एक्शन लेने के निर्देश दे दिए। पिछले 100 घंटों में 4 आतंकवादी हमले हुए हैं और आतंक पर प्रहार इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी आया है। कोर्ट ने एनटीए को 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से नीट एग्जाम कराने को कहा है। यह परीक्षा 23 जून को होगी और इसके नतीजे 30 जून को आएंगे। इस सब के बीच नीट विवाद पर सियासत के कौन से नए चैप्टर खुले हैं, यह तो आपको देखना जरूरी है। आज हमारी जो एक कवर स्टोरी है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, इसीलिए आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए, इसके रील्स को शेयर करना चाहिए, क्योंकि राधा कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। आज आपको राधा रानी पर 2 बड़े संतों का कलेश दिखाएंगे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर कथित तौर पर जो दावे किए हैं उनसे संत प्रेमानंद जी महाराज गुस्से में हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि पूजनीय राधा रानी पर टिप्पणी करने वाले नरक में जाएंगे। आज इसी खबर पर सत्ता की कुंजी अब से थोड़ी देर में खुलने वाली है, आप बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद मोदी 3.0 का हाउसफुल ग्लोबल शो दिखाएंगे। पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के विशेष निमंत्रण पर इटली जा रहे हैं। लेकिन इस समिट का एजेंडा क्या है और G7 का स्थायी सदस्य ना होने के बावजूद भारत को बार बार इसमें क्यों बुलाया जा रहा है, यह तो समझना जरूरी है ना। एक बड़ी खबर ओडिशा से भी आई है, जहां आज जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों द्वार खोल दिए गए हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री के साथ उनका मंत्रिमंडल भी वहां मौजूद था। जगन्नाथपुरी मंदिर के 3 द्वार कोरोना काल से बंद थे, जिन्हें खुलवाना बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था। आज नए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सत्ता संभालते ही शुभ संकेत दिए हैं। उन्होंने हवाई टिकट की कीमतों में लगातार इजाफे की बात को स्वीकार किया और कहा कि इसे कम करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, यानी आने वाले वक्त में एयरलाइंस की मनमानी वाले महंगे पंख सरकार कतर सकती है। और आज सत्ता में हम आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर का कड़वा सच दिखाने वाले हैं, जिसे लेकर हार्ट अटैक वाली एक नई रिपोर्ट आई है। आर्टिफिशियल स्वीटनर कैसे किसी के लिए मीठा जहर बन सकते हैं, आप जरूर नोट करिएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था, आज की हमारी कवर स्टोरी नंबर 1 एक बड़ी सरल सी और बड़ी ही सिंपल सी बात है कि अगर आस्था लोगों को जोड़ रही है तो उस आस्था में विवाद पैदा करने की जरूरत क्या है। खैर, सत्ता में अगली खबर की रेंज भारत से लेकर इटली तक है। पीएम मोदी की 3.0 वाली सत्ता शुरू होने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा इटली की है और वो इटली के अपुलिया शहर में होने वाले G7 सम्मेलन के लिए रवाना हो गए। G7 का भारत हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत इनवाइटेड है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भूटान गए, 2019 में शपथ लेने के बाद वो मालदीव का दौरा करते हैं और इस बार वो इटली के लिए रवाना हो गए हैं। G7 में पीएम मोदी दुनिया के कौन से पावरफुल नेताओं के साथ होंगे, अब जरा ये भी देख लीजिए। जो बाइडेन नंबर 1, नंबर 2 इमैनुअल मैक्रोन, नंबर 3 ऋषि सुनक, नंबर 4 जस्टिन ट्रूडो, नंबर 5 जॉर्जिया मेलोनी, नंबर 6 फूमियो किशिदा और नंबर 7 ओलाफ शोल्स। इन सभी में गौर करिए, 4 नाम ऐसे हैं जिनकी सत्ता हिली हुई है या हिल सकती है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चुनाव से पहले ही पीएम मोदी को इस समिट के लिए न्योता भिजवा दिया था। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भारत को इस संगठन ने बतौर गेस्ट बुलाया हो। इस बार को जोड़ लिया जाए तो 11 बार भारत को G7 सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। पिछले 5 वर्षों से लगातार भारत को न्योता दिया गया है और यह सब तब हो रहा है जब भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है। सोचिए, लेकिन भारत के बढ़ते कूटनीतिक कद की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देश बार बार भारत को आमंत्रित करते हैं।
इटली की मेजबानी और प्रधानमंत्री मोदी को एडवांस में दिए गए न्योते के एंगल से देखें तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी की अच्छी कूटनीतिक दोस्ती है और इसका असर भारत और इटली के संबंधों पर भी दिखता है। पीएम मोदी ऐसे समय में इटली जा रहे हैं जब जॉर्जिया मेलोनी को यूरोपियन यूनियन में जबरदस्त बूस्टर मिला है। यूरोपियन यूनियन के चुनावों में दक्षिणपंथी नेताओं और उनके दलों को बड़ी सफलता मिली है। यूरोपियन यूनियन की संसद में जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी की सीटें दोगुनी हो गई हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को झटका लगा है। यूरोप में चल रही दक्षिणपंथ की सियासी हवा के बीच पीएम मोदी भारत का भविष्य चमकाने वाला ग्लोबल प्लान लेकर गए हैं। नोट करने वाली बात यह भी है कि चाहे बाइडेन हो या मैक्रों, फूमियो किशिदा हो या फिर जॉर्जिया मेलोनी, पीएम मोदी का कूटनीतिक कनेक्शन सबका ग्लोबल साथ, सबका ग्लोबल विकास वाला है। हमारे न्यूज मित्रों को यह भी जानना चाहिए कि G7 के देश ताकतवर कितने हैं। अब आप यह समझिए, और सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के मायने क्या हैं। देखिए, पूरी दुनिया के जीडीपी में, ध्यान दीजिएगा इस पर, पूरी दुनिया के जीडीपी में G7 देशों का हिस्सा 40% से ज्यादा है। दुनिया भर के व्यापार में G7 की हिस्सेदारी 30 से 35% है। वर्ल्ड बैंक और IMF में G7 देशों का बड़ा प्रभाव है। आर्थिक नीतियों और सहायता कार्यक्रम में G7 देश की बड़ी भूमिका है। रूस और चीन से तनावपूर्ण संबंधों के बीच UN सिक्योरिटी काउंसिल का प्रभाव घटा है और G7 का प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल में आमने सामने के टकराव के कारण कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाता है। G7 देशों में गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन समेत कई बड़ी कंपनियां आती हैं। जापान में सोनी, पैनासोनिक, जर्मनी में सैप जैसी बड़ी कंपनियां आती हैं। ब्रिटेन में आर्म होल्डिंग्स, फ्रांस में दसॉ और इटली में ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां आती हैं। यानी टेक कंपनियों की सत्ता की चाबी G7 देशों की जेब में है। G7 देशों का AI, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा निवेश है। G7 देश नेटो के प्रमुख सदस्य हैं जो ग्लोबल सिक्योरिटी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी की बाइडेन और मैक्रों जैसे लीडर से अलग से मुलाकात हो सकती है। पिछले 2 साल में वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे में जब दुनिया के पावरफुल देश आपस में बैठकर चर्चा करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की उस पर राय बेहद अहम होगी। G7 में 4 देश ऐसे हैं जहां पर सत्ता डगमगा रही है, लेकिन अगर भारत की बात करें जो स्थायी सदस्य नहीं है, वहां पर एक मैंडेट आ चुका है और भारत में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। यह भी देखिएगा कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर G7 समिट में चर्चा होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, रूस यूक्रेन युद्ध की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और प्रभाव पर दुनिया के बड़े नेता विमर्श करेंगे। मिडिल ईस्ट के हालात पर विशेष फोकस रहेगा। स्विट्जरलैंड के शांति शिखर सम्मेलन की प्लानिंग पर डिस्कशन होगा। एनर्जी के क्षेत्र में नए बदलावों पर चर्चा होगी। अफ्रीका और भूमध्य सागर के हालात पर चर्चा होगी। इन मुद्दों में सबसे अहम है रूस यूक्रेन में चल रहा युद्ध और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग, और इन अहम समस्याओं पर वर्ल्ड लीडर्स की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी से जरूर होगी। साथ ही बदलती अर्थव्यवस्था और जो स्पीड ब्रेकर्स दुनिया की इकोनॉमी को लग रहे हैं, उस पर भी गहन मंथन होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इटली की दोस्ती की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है। G20 समिट में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी और उनकी तस्वीरें और वीडियो कूटनीति की दुनिया में खूब वायरल हुई। इसके कुछ महीनों बाद पीएम मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से तब हुई जब वो दुबई में थे। दोनों नेताओं की इस दौरान एक कूटनीतिक सेल्फी भी ली। इसे इटली की पीएम ने खुद मेलोडी हैशटैग के साथ शेयर किया। पीएम मोदी ने इसके जवाब में लिखा था कि दोस्तों से मिलना अच्छा होता है। पीएम मोदी की कूटनीतिक दोस्ती कैसे भारत के फायदे में कन्वर्ट हो जाती है, इस पर भी गौर कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इटली के संबंधों में नई ऊंचाइयां देखने को मिली है। पिछले वर्ष भारत और इटली ने 75 साल के डिप्लोमैटिक रिश्तों का जश्न मनाया। इटली यूरोपियन यूनियन में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और इटली के बीच करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इटली में लगभग 2 लाख भारतीय रहते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक में दोनों देश साझेदार हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इटली भी शामिल है। इटली की 700 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। 140 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने इटली को घर बना लिया है। 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष में इटली ने भारत में करीब 28,700 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश किया है। और इस सब के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात,
इटली की डिपेंडेंसी चाइना पर लगातार कम होती जा रही है और पूरी दुनिया भारत को एक बहुत ही प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेट के रूप में देख रही है, बल्कि ऑल्टरनेट से भी ज्यादा सत्ता में। अब हम बात कर रहे हैं उस आर्टिफिशियल स्वीटनर की जिसका सच आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है। मौजूदा वक्त में हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो डायबिटीज की वजह से या फिर खुद को फिट रखने के लिए चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुत बड़ा मिथ है। अब आप ध्यान से देखिएगा इस खबर को, लेकिन इस पर जो डराने वाली स्टडी सामने आई है उससे आपको यह पता चल जाएगा कि अगर जिंदगी में चीनी थोड़ी कम है तो भी अच्छा है, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं और इससे हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल यूरोपियन हार्ट जर्नल में एक स्टडी प्रकाशित हुई है जिसमें यह बताया गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के लंबे वक्त तक इस्तेमाल से किसी को दिल का दौरा हो सकता है और इसमें बाकायदा एक स्वीटनर का जिक्र भी है जिसका नाम है ज़ाइलोटोल। सोचिए, इस रिपोर्ट के अनुसार ज़ाइलोटोल से हार्ट अटैक के साथ स्ट्रोक का भी रिस्क रहता है और इस ज़ाइलोटोल से शरीर में खून के थक्के बनने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। जिस ज़ाइलोटोल का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है वो एक तरह का शुगर अल्कोहल है और इसमें कैलोरी 40% से भी कम होती है, लेकिन खतरा कितना ज्यादा है इसे आप समझ सकते हैं। कुछ साल पहले स्टडी आई थी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से ब्रेन को भी नुकसान हो सकता है। अब एक ये नई स्टडी, यानी जो कंपनियां आपके जीवन में मिठास घोलने के दावे करती हैं असल में इसका कड़वा सच आपसे छिपा रही हैं, जो आज हम आपको बता रहे हैं। लेकिन शायद हमारे बहुत सारे न्यूज मित्र ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होता क्या। ध्यान से देखिएगा, इसे समझते हैं। दरअसल आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल चीनी के विकल्प के तौर पर किया जाता है। शुगर फ्री, याद है आपको? शुगर फ्री है ये, शुगर फ्री। ये एक सिंथेटिक शुगर सब्स्टिट्यूट होता है जिसमें चीनी की तरह मिठास तो भरपूर होती है, लेकिन चीनी के मुकाबले कैलोरी बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बनाने के लिए एक खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। आपने ठीक सुना, इसे बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर सिर्फ आपके दिल को बीमार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पर पहले हुई रिसर्च और स्टडी में जो दावे किए गए हैं उससे आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का स्वीट पॉइजन है। आर्टिफिशियल स्वीटनर स्वीट पॉइजन है जो धीरे धीरे किसी व्यक्ति को बीमार और एक वक्त के बाद बहुत बीमार बना सकता है। इजराइल में हुई एक रिसर्च के मुताबिक आर्टिफिशियल स्वीटनर की वजह से आंतों पर भी असर होता है, जिससे डायबिटीज का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है और जो लोग पहले से इस बीमारी से पीड़ित हैं उनकी सेहत और खराब हो जाती है। दावा किया जाता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर में कैलोरी कम होती है इसलिए वजन नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन शोधकर्ता इसे चीनी की तरह सफेद झूठ बता रहे हैं और दावा करते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से वजन बढ़ जाता है। कई स्टडीज में यह भी दावा किया गया है कि इनके इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारी भी, उसका भी खतरा है। एक और रिसर्च के मुताबिक आर्टिफिशियल स्वीटनर को ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से गर्भवती महिलाओं में अस्थमा की आशंका करीब 1.25 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब परेशान करने वाली बात यह है कि आज के दौर में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल लगभग हर चीज में हो रहा है एज एन ऑल्टरनेट। मिठाई खाई है तो उसमें भी बोलते हैं कि नहीं ये शुगर फ्री मिठाई। सोचिए, शुगर फ्री मिठाई, ऑक्सीमोरॉन अंग्रेजी में एक शब्द। इनमें बेक्ड फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक शामिल हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, जिन्हें हम आए दिन खाते पीते रहते हैं। कई कुकीज, जैम और जेली में आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज होता है। रोज सुबह उठने के बाद आप जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उनमें से कई में स्वीटनर मौजूद रहता है, वो उनका सेलिंग प्रोपोजिशन है। इसे च्युइंग गम में भी मिलाया जाता है। जो टेट्रा पैक जूस आप पीते हैं, आइसक्रीम, कैंडी आप खाते हैं, उनमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक तरह से कहें तो इस समय हम किसी ना किसी रूप में आर्टिफिशियल स्वीटनर को या तो खा रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर ये तीनों ही कंडीशंस हैं तो ये रिपोर्ट देखें। ज़ाइलोटोल और इथ्रिटोल 2 आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐसे हैं जिससे देखा गया कि
इसके अधिक या लंबे समय के इस्तेमाल के बाद हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, जिसको आमतौर पर लकवा या फालिस की शिकायत कहते हैं, इसका खतरा बढ़ता है। खून के अंदर एक कण है जिसको कहते हैं प्लेटलेट, जो आप आमतौर पर सुनते होंगे डेंगू में प्लेटलेट कम हो गया, उसके चिपकने की क्षमता को बढ़ा देता है और अंदर क्लॉट बनाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर उन सभी जगह पे डाला जा रहा है जिसमें शुगर फ्री अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला गया हो सकता है एस्पार्टेम हो, xylitol हो, जैसे कैंडीज, च्युइंगम, टूथपेस्ट, माउथ वॉश। xylitol जो कंपाउंड है उसको शुगर अल्कोहल भी कहा जाता है, और ये प्लेटलेट के चिपकने के कारण, अधिक चिपकने लगता है प्लेटलेट, क्लॉट बन गया। अब हार्ट की धमनियों में क्लॉट बन गया तो ब्लड सप्लाई बंद हो गया, हार्ट अटैक हो गया। बचने के लिए क्या करना है? आप कैलोरी कॉन्शियस होने के कारण ये न कर दें कि नो कैलोरी या शुगर फ्री के नाम पे कुछ भी आप खा लेंगे। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो थोड़ी बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में जो क्लासिकल गुड़ है या जो मीठा आप खाते हैं, जो नेचुरल तरीके से आ रहा है, वो आपके लिए बेहतर है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ विशेषज्ञों की राय है कि जो शुगर यानी चीनी का एडिक्शन होता है वो किसी भी ड्रग्स के एडिक्शन से 4 गुना ज्यादा होता है। चीनी कम खाइए, क्या जरूरत है आर्टिफिशियल स्वीटनर की? सोचिए जरा। अब हम आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर सत्ता का तीखा नंबर गेम भी दिखाते हैं। लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में 38% लोग 38% आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सावधान हो जाएं ये लोग, ये आप ही के लिए खबर है। स्टैटिस्टा में प्रकाशित स्टडी के अनुसार पूरी दुनिया में एक साल में करीब 120 करोड़ किलोग्राम आर्टिफिशियल स्वीटनर की खपत होती है। यानी कि मार्केट कितना बड़ा है और कितना इसको बेचा जा रहा है लोगों की जान की कीमत पर, सोचिए। और अगले 4 साल में बढ़कर 2028 तक ये करीब 145 करोड़ किलोग्राम हो सकता है, सोचिए। इसी का नतीजा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का बाजार भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ता जा रहा है, और मौजूदा वक्त में सिर्फ भारत में ही इसका कारोबार करीब 150 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब यह है कि कारोबार तो बढ़ रहा है, लेकिन इस कारोबार के साथ सेहत के प्रति खतरा भी बढ़ रहा है, जो बहुत चिंताजनक है। लेकिन अब एक ऐसी खबर जिसको लेकर काफी चर्चा थी चुनावों में, कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था हार के पीछे। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं अग्निवीर स्कीम की, जिसमें सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। पिछले कई महीनों में अग्निवीर योजना पर तरह तरह के सियासी हमले हुए। आपको याद होगा जेडीयू के नेता ने कहा कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा। स्वेरिंग इन से पहले सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। अग्निवीर योजना और अग्निवीरों के भविष्य पर सवाल उठाए गए। चुनाव प्रचार के दौरान भी अग्निवीर योजना का मुद्दा खूब उछला। राहुल गांधी ने कई अग्निवीरों को बुलाकर बहुत तीखे सवाल खड़े किए मंच से। लेकिन अब एनडीए सरकार इसे लेकर कुछ नए सुधार करने की तैयारी में है, क्योंकि रिव्यू और सर्वे के बाद सेना ने अग्निवीर योजना को लेकर कुछ सुझाव दिए। पीएमओ ने 10 मंत्रालयों के सचिवों की कमेटी बनाई। कमेटी में कई बड़े मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हुए। यह कमेटी पीएमओ को 16 जून तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव कर सकती है। अग्निवीर योजना के रिव्यू को मोदी सरकार के इस कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन के एजेंडे में प्रमुख तौर पर रखा गया है। लेकिन ये बदलाव किस तरह होंगे, इसे समझने के लिए हमने इस विषय की सबसे सरल कुंजी बनाई है। ध्यान से देखिए बिग बॉल पर। भारतीय सेना ने अग्निवीर स्कीम के में बदलाव के लिए जो सर्वेक्षण किया है उसमें 5 बदलावों की बात की है। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा इस तरफ आता हूं। पहला बदलाव क्या है, यह पूरी जानकारी सेना के सूत्रों से मिली। आर्मी के इंटरनल सर्वे में पहला पॉइंट है अग्निवीरों के का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाना। सेना चाहती है कि 4 साल खत्म होने के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। अभी अग्निवीरों में से सिर्फ 25% ही रखे जाते हैं, बाकी 75% को लगभग 12 लाख के एक मुश्त भुगतान के साथ जाने दिया जाता है। यानी कि यह नंबर बढ़ना है। दूसरा बदलाव यह है कि अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। जो कार्यकाल अभी 4 साल रखा गया उसे बढ़ाकर 7 से 8 साल कर दिया जाए। पहले प्रतिशत, दूसरा कार्यकाल, टेन्योर। नेक्स्ट,
तीसरा पॉइंट यह है कि तकनीकी क्षेत्रों में भर्ती की आयु बढ़ाना है। अभी 17 से करीब करीब 21 साल 5 महीने जो है वो आयु के बीच में अग्निवीरों को रखा जाता है, लेकिन अब भर्ती की उम्र 22 से 23 साल करने पर विचार हो रहा है। चौथा बदलाव यह है कि सेना उन अग्निवीरों के लिए भी भुगतान चाहती है जो प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हो गए हैं और सर्विस खत्म होने पर भी विकलांगता भुगतान जारी रहे। इसके अलावा एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां खोजने में उनके तरीकों के बारे में मार्गदर्शन दे। और पांचवा बदलाव, शहीद होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी मिले और शहीद के परिवार को आर्थिक भत्ता भी। मोटे तौर पर अग्निवीर योजना में जो बदलाव हो सकते हैं वो हमने आपको दिखा दिए हैं। इसके लिए सरकार रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अब इस प्रक्रिया में आगे क्या होगा ये भी देख लीजिए। 16 जून से पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। पीएम के इटली से लौटने पर यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट पर पीएम को प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पीएम को यह प्रेजेंटेशन 17 से 18 जून को दिया जा सकता है। अग्निवीर योजना में बदलाव के सुझावों पर पीएमओ अंतिम फैसला लेगा। राज्यों और संबंधित लोगों से सरकार बात करेगी और इन सभी कोशिशों का मकसद है अग्निवीर योजना को और मजबूत करना। यहां हम आपको याद दिला दें कि अग्निवीर योजना का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया था। इसके पीछे जो आर्थिक गणित था उसे जल्दी से आपको समझा देते हैं ताकि जो तस्वीर है वो एकदम साफ हो जाए, एकदम क्लियर पिक्चर। देखिए, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक स्टडी के अनुसार एक सामान्य सैनिक के मुकाबले एक अग्निवीर पर हर साल होने वाला खर्च करीब 1,75,000 रुपए कम होता है। इस हिसाब से 60,000 अग्निवीरों के बैच की सैलरी से जो कुल बचत होगी वो करीब करीब 1100 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा जो पेंशन का खर्च होता है वो भी काफी हद तक बचता है। आपको जानकारी दे दें कि डिफेंस बजट का करीब 20 से 25% हिस्सा पेंशन पर खर्च होता है, लेकिन सेना अब इसमें बदलाव चाह रही है। इसीलिए सुझावों पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी जब G7 से लौटेंगे तो संभव है कि उनके सामने प्रेजेंटेशन भी होगा, क्योंकि ऐसे कई तर्क दिए गए, कई एनालिसिस आए, कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि बीजेपी को इन चुनावों में नुकसान की एक वजह अग्निवीर भी है। लेकिन फिर हिमाचल और उत्तराखंड में जीत, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या वहां पर यह मुद्दा नहीं था? वहां पे स्वीप कैसे हुआ? अलग अलग तर्क है। सत्ता में अब बात नीट में हुए चीट कांड पर सबसे बड़े अपडेट की करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम की सुनवाई के दौरान जो फैसला सुनाया है उसे लेकर यह कहा जा रहा है कि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए के बहुत सारे नंबर काट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की परीक्षा दोबारा की जाए। 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी, 30 जून को रिजल्ट आएगा। 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हर कोई दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकता। ग्रेस मार्क्स याद रखिएगा, सिर्फ वो छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनका परीक्षा का समय कम कर दिया गया था। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके पास भी 2 विकल्प हैं। ये छात्र 23 जून को होने वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं या पुराने स्कोर के साथ काउंसलिंग में जा सकते हैं। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर कहा कि सिर्फ 1563 छात्र ही दोबारा परीक्षा में बैठ सकते हैं, क्योंकि यही नंबर प्रेजेंट किया गया था ग्रेस मार्क्स के लिहाज से। इससे पहले एनटीए ने कहा था कि 24 लाख छात्रों में से सिर्फ 1563 छात्रों के परीक्षा के नतीजों तक ही यह समस्या सीमित है, बाकी छात्रों को कोई परीक्षा नहीं है। वैसे एनटीए जो भी कहे, एक हकीकत यह भी है कि देश भर में अलग अलग राज्यों में करीब 20,000 से ज्यादा छात्रों ने याचिकाएं दायर की। और ये देखिए, फिर से खबर रोक दी हमारी ये हूटर जी ने। क्या करें, लेकिन आज बहुत सारी खबरें हमने आपको बताई, बहुत सारी ऐसी रील्स हैं जो आपको शेयर करनी चाहिए। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।